रिपर्टरी में हम लोग बोरिक रिपर्टरी निकालेंगे और बोरिक रिपर्टरी के सिम्टम्स जो है वो आप शेयर करेंगे। पहले कभी हेयर फॉल नहीं था, अभी हेयर फॉल हो गया मेनोपॉज के दौरान। दिस इज द रूब्रिक एंड सिंगल मेडिसिन दैट इज सीपिया इज देयर। बहुत ही कॉमन सिम्टम है ये मेनोपॉज के दौरान पेशेंट्स लेके आते हैं, पेन्स इन द यूट्रस। आज की क्लास में सबका स्वागत है, वेलकम एवरीवन। और क्लास शुरू करते हैं। रिपर्टरी में हम लोग बोरिक रिपर्टरी निकालेंगे और बोरिक रिपर्टरी के सिम्टम्स जो है वो आप शेयर करेंगे। मेनोपॉज ये है बोरिक रिपर्टरी के फीमेल सेक्सुअल सिम्टम्स, चैप्टर फीमेल ऑफ बोरिक। मेनोपॉज, क्लाइमेटिक पीरियड, चेंजेज ऑफ लाइफ, रेमेडीज इन जनरल। ये नीचे जो लिखी हुई है ना, ये दवाइयाँ हैं। हमें दवाइयों पे नहीं जाना, ध्यान रखो। बार बार मैं कहता हूँ कि रिपर्टरी को स्टडी करने का जो तरीका है वो यही है कि हमने हर एक रूब्रिक को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है, जानना है, लेकिन उसकी मेडिसिन अपने को नहीं देखनी है। क्यों नहीं देखनी है? क्योंकि मेडिसिन हम याद तो वैसे भी नहीं रख पाएंगे, तो हमें अपनी एनर्जी को केवल वहां लगाना है कि हम रूब्रिक को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है। अब आज अपन जो मेनोपॉज के रूब्रिक्स देख रहे हैं बोरिक रिपर्टरी के, ऐसा देखने से आपका माइंड एक तो केस टेकिंग के लिए तैयार हो गया कि आपको इन चेंजेस के ऊपर विशेष ध्यान देना है। आपको यह ध्यान रहेगा कि ये रूब्रिक्स होते हैं जिनको हमें कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जो भी डिफिकल्ट रूब्रिक आएगा उसका वर्ड मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। जो सिंपल है वो तो सिंपल है ही सही। ठीक है, मैं बुक भी खोल लेता हूं। मेनोपॉज, एंग्जाइटी। ठीक है, समझते हो बिल्कुल एंग्जाइटी किसको होती है? बेचैनी, रेस्टलेसनेस, मेंटल एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस जो होती है ये एंग्जाइटी होती है। बिना बात की चिंता सी हुई रहती है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, पेनफुल, अपने आप में क्लियर है। बर्निंग इन वर्टेक्स, वर्टेक्स ये सिर का टॉप, दिस इज वर्टेक्स। बर्निंग इन वर्टेक्स। बर्निंग ऑफ पाम्स एंड सोल्स, क्लियर है। कंजेशंस, ये है वर्ड मीनिंग देखने का। कंजेशन क्या समझेंगे आप? कंजेशन ये होता है कहीं भी फुल ऑफ ब्लड होना, कहीं भी फुल ऑफ ब्लड होना इज कंजेशन। ब्रॉड टर्म है, कोई एक जगह नहीं है। कहीं भी कंजेशन हो रहा है, कहीं भी फुल ऑफ ब्लड हो रहा है, चाहे पीआईडी हो गया तब भी, हेडेक रहने लग गया तब भी, फ्लशिंग ऑफ फेस हो गया तब भी, कहीं भी कंजेशन हो रहा है तो ये मेडिसिन यूज होगी। क्योंकि अब कई बार रूब्रिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मेडिसिन भी देखनी होती है। जैसे इसमें सल्फर आ रहा है, ग्लोनाइन आ रहा है, तो ग्लोनाइन तो हेड का कंजेशन हो गया, सल्फर पाम्स एंड उसका हो गया, सीपिया पीआईडी की मेडिसिन होगी, लेक्सिस भी इन्फ्लामेशन की मेडिसिन हो गई, कल्केरिया उसका फेस दिखा रही है। तो इसका मतलब ये कंजेशन कहीं भी हो तो ये रूब्रिक यूज किया जाएगा। कफ, बर्निंग इन चेस्ट, पीरियोडिकल न्यूरल्जिया, ब्रॉड रूब्रिक है लेकिन मेडिसिन सिंगल है। पेशेंट को खांसी भी है, चेस्ट में बर्निंग भी हो रही है, पीरियोडिकल न्यूरल्जिया, कभी न्यूरल्जिया हो रहा है तो कभी नहीं हो रहा, पेन्स हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट इज ईयर एक, कान में दर्द होना। मेनोपॉज है, कान में दर्द हो रहा है। मैंने क्या बोला था आपको शुरू में कि जो लाइफ सिचुएशंस हैं उनके साथ उस कंडीशन को आप क्लब करो, प्लस करो और सर्च करो, आपके पास यूं मेडिसिन निकल के आ जाएगी। कान में दर्द कभी पहले नहीं था, पैथोलॉजी भी कुछ नहीं है, कान में दर्द हो रहा है, मेनोपॉज का टाइम चल रहा है, दिस इज द मेडिसिन। फेंटिंग स्पेल्स, फेंटिंग स्पेल्स, फेंट होने वाले स्पेल्स, यानी कि बिना बात के पेशेंट फेंट हो रहा है। फॉलिंग ऑफ हेयर, ये तो दवाई याद कर लो, सब लोग याद कर लो इस दवाई को। फॉलिंग ऑफ हेयर,
पहले कभी हेयर फॉल नहीं था, अभी हेयर फॉल हो गया मेनोपॉज के दौरान। दिस इज द रुब्रिक एंड सिंगल मेडिसिन दैट इज सीपिया इज देयर। सीपिया इज द मेडिसिन फॉलिंग ऑफ हेयर ड्यूरिंग मेनोपॉज। मिल गया ना एक बहुत जोरदार वाला टिप आज, जैसे पिछली क्लास में मिला था ना, आज भी एक ये शानदार टिप है, मैंने पेशेंट्स को दिया हुआ है और पेशेंट ठीक होते हैं इससे। फॉलिंग ऑफ हेयर ड्यूरिंग मेनोपॉज, ओनली एंड ओनली मेडिसिन दैट इज सीपिया, विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग एल्स, गिव सीपिया। नेक्स्ट इज फटीग, persistent टायर्डनेस, फेग्ड वूम्ब। ये है वो फाइब्रोमाइल्जिया। परसिस्टेंट टायर्डनेस, पूरा दिन थका थका शरीर। फटीग, काम थोड़ा किया थकान ज़्यादा हो जाना। फैग्ड वूम्ब, ये नहीं समझ पाया मैं क्या चीज़ होती है। ये फैग्ड वूम्ब जहाँ तक मेरा ख्याल है ओवर टायर्ड वूम्ब है, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद जो मदर का वूम्ब कंडीशन हो जाती है, दैट इज द फैग्ड वूम्ब। नेक्स्ट इज फटीग विदाउट कॉज, मस्कुलर वीकनेस एंड चिल्लीनेस। क्या फर्क है ऊपर वाले फटीग में और इस फर्क में? इसमें फटीग विदाउट कॉज, यहां बिना बात के थकान है। वहां क्या था? ओनली फटीग किसको बोलते हैं? फटीग होता है काम करके थकना। लेकिन फटीग कब आएगा? कि जब उतना काम नहीं किया जितना थकान हुई है, तब आएगा वर्ड फटीग। जब बिना काम करे नहीं, बिना काम करने से थकान हो रही है तो फटीग विदाउट कॉज आएगा। नेक्स्ट इज फ्लडिंग। ये फ्लडिंग क्या होती है? कोई बताओ। प्रोफ्यूज मेंसेस। शाबाश, ये फ्लडिंग प्रोफ्यूज मेंसेस ही है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज फ्लशिंग्स। फ्लशिंग्स, जो हॉट फ्लशेस होते हैं ना मेनोपॉज में, ये है वो फ्लशिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बोरिक में फ्लशिंग के लिए ये 33 मेडिसिन दी हुई हैं। ये लगभग हर मेनोपॉज पेशेंट के होते हैं। 70% पेशेंट को फ्लशिंग होती ही है। तो यहाँ आपने ये रूब्रिक जरूर रिपर्टराइजेशन के लिए सिलेक्ट करना है। ग्लोबस हिस्टेरिकस। ग्लोबस हिस्टेरिकस क्या होता है? ग्लोबस हिस्टेरिकस सब पेट में थोड़ा भारीपन, गैस बनना। अरे नहीं नहीं, हर बात सही थोड़ी हो जाएगी रूपल। ग्लोबस हिस्टेरिकल्स कोई बताएगा? पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे गले में कुछ गोला सा अटका हुआ है, थ्रोट चोक फील होता है, और सोलो करने से भी वो स्थायी रूप से जा नहीं रहा है। दिस इज ग्लोबस हिस्टेरिकस। लेकेसिस मेडिसिन है, गला गला आ गया यहाँ पे। ठीक है, थ्रोट फॉर लेकेसिस, लेकेसिस फॉर थ्रोट। वलेरियाना हिस्टेरिकल मेडिसिन। नेक्स्ट इज हेडेक। मेनोपॉज हेडेक, पहले कभी जिंदगी में सिर दर्द नहीं था, अभी सिर दर्द रहने लगा। मेनोपॉज हेडेक। हिस्टेरिकल टेंडेंसीज, हिस्टीरिया अगर मेनोपॉज में हो रहा है तब। इन्फ्लामेटरी पेन्स, पेन्स है साथ में इन्फ्लामेशंस भी है। कहाँ है कैसे है कोई मतलब नहीं है। इन्फ्लामेटरी पेन ड्यूरिंग मेनोपॉज, दिस मेडिसिन। लिवर डिसऑर्डर, देखो कितना क्लियर क्लियर एक एक सिंगल मेडिसिन इसमें बताई हुई है। गीतांजलि का धन्यवाद करो सब लोग जिन्होंने ये पढ़ने के लिए हमें क्या बोलेंगे इनिशिएट किया, या क्या किया भाई? गीतांजलि ने क्या किया था? गीतांजलि ने बोला था कि ये पढ़ेंगे, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे?
मोटिवेट मोटिवेट, किया। हाँ चलो मोटिवेट किया था। तो लिवर डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग मेनोपॉज ओनली मेडिसिन कार्डस, मेंटल डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी। कभी गुस्सा नहीं आता था मुझे, अब तो घर में क्लेश ही पड़ा रहता है जब से ये सब हुआ है ना। तो ये इरिटेबिलिटी, बात बात पे गुस्सा, डिप्रेशन, लो फील करना, किसी काम की इच्छा नहीं करना। डिप्रेशन का अपना एक डेफिनेशन है, वो पूराबिलिटी एंड डिप्रेशन। बहुत लोगों को मेनोपॉज के दौरान ये कंडीशन होती है। वी हैव टू सेलेक्ट दिस रूब्रिक्स फॉर दोज पीपल। नेक्स्ट इज नर्वस इरेथिज्म। ये बताओ क्या रूब्रिक है नर्वस इरेथिज्म? एक्साइटमेंट, एक्साइटेबिलिटी अगर बढ़ जाती है। ये तो ठीक है, क्लियर करो क्या होगा, कैसे पकड़ोगे इसको? हाउ विल यू डिटेक्ट इन योर पेशेंट नर्वस इरेथिज्म? पेशेंट तो नहीं बोलेगा ना मुझे नर्वस इरेथिज्म है। छोटी सी बात पे उसको जो नर्व के रिस्पॉन्सेज हैं वो आ जाना। ये साइकोलॉजिकल वाले नहीं है, ये इरिटेबिलिटी नहीं है, ये नर्व्स इरिथिज्म है। ठीक है, नर्वस है, जहाँ जहाँ नर्व्स हैं वो पार्ट का, और जो माइंड का जो वो वाला सेक्शन है ना जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस इरिटेटेड होते हैं, उस तरह वाला सोच समझ विचार जब नॉर्मल से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे तब ये वाला रूब्रिक यूज किया जाएगा। पेन्स इन यूट्रस बहुत ही कॉमन सिम्टम है, ये मेनोपॉज के दौरान पेशेंट्स लेके आते हैं। पेन्स इन द यूट्रस। पल्पिटेशन, पल्पिटेशन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल दिख रहा है ना, जरा बताओ पल्पिटेशन क्या होता है? सर हार्ट बीट फील होना। ये सही है। फील, देखो ये घबराहट नहीं है, ये जो भी बोला किसी ने गलत वो सब नहीं है, जो अभी डॉक्टर रुचिरा ने बोला ये सही है। हार्ट की बीट्स का पेशेंट को फील होना इज पल्पिटेशन। हमें दिल धड़क रहा है पता चल रहा है क्या? नहीं ना, लेकिन जब वो फील होने लग जाए, विदाउट स्टेथोस्कोप भी हमें सुनाई दे रहा है, पेशेंट को खुद को पता चल रहा है कि मेरा हार्ट बीट कर रहा है, दैट इज पल्पिटेशन। स्पीड ज़्यादा है कम है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोस्टली हार्ट रेट उस समय ज़्यादा ही होती है। ज़्यादा हो जाएगी सुनाई नहीं दे, पल्पिटेशन नहीं है। पेशेंट को फील हो रही है या सुनाई दे रही है, ज़्यादा है कम है, ये है पल्पिटेशन। सर एक्चुअली मुझे फील होती है एंजाइटी में। हाँ बस वही है सर, ये पल्पिटेशन है। सर हमको भी फील हो सकती है, मतलब पेशेंट को ना हो कि हमको फील हो। बिल्कुल दूसरे, दिखाई। हाँ बिल्कुल दूसरे को लगे या पेशेंट को लगे, दोनों ही बात है, लेकिन आपको लगने से पहले तो पेशेंट को खुद को लगेगा ना। हाँ जी। नेक्स्ट इज पर्सपायरेशन प्रोफ्यूज। पर्सपायरेशन प्रोफ्यूज, ठीक है, पसीना नॉर्मल आना इज ओके, लेकिन ज़्यादा आना इज प्रोफ्यूज। तो ये मेडिसिन हैं जब पेशेंट को मेनोपॉज के दौरान स्वेटिंग प्रोफ्यूज हो रहा हो तो ये सिम्टम लेना होगा। नेक्स्ट इज प्यूरिटाइटिस। बहुत ही लोगों को ये वाला कंडीशन होती है, बहुत ही लोगों को होती है। सिंगल मेडिसिन दी हुई है कैलेडियम, और देखा हुआ है मैंने पेशेंट्स को, पेशेंट ठीक होते हैं। सलाइवेशन, जबरंडी इज ओनली मेडिसिन। सेक्सुअल एक्साइटमेंट, मैंने नहीं देखा किसी भी पेशेंट में, लॉस्ट जरूर हो जाती है, लेकिन अगर है तो मेंसिनिला एंड म्यूरेक्स। सिंकिंग एट स्टोमक, पेशेंट क्या बोलेगा सिंकिंग एट स्टोमक? दिल डूब रहा है, यहां से खाली खालीपन लगता है, एकदम यहां से जैसे कि निकल गया है मेरा अंदर से कुछ। दिस इज सिंकिंग एट स्टोमक। अल्सर्स
सुपरफिशियल सोर ऑन लोअर लिम्स, नहीं मिला कभी भी, मैंने कभी भी नहीं देखा। लेकिन जो है अल्सर्स हैं बिल्कुल सुपरफिशियल हैं, सोर्स हैं ओवर द लोअर लिम्स। वर्टाइगो टिनिटस, ये सिम्टम बहुत लोगों में मिलता है, वर्टाइगो टिनिटस। चक्कर आएंगे और कानों में एबनॉर्मल मतलब साउंड्स उसको सुनाई देती है, जैसे कि कान में हिसिंग साउंड हो रही है, बजिंग साउंड हो रही है, विस्लिंग साउंड हो रही है, कोई इंसेक्ट जैसे आवाज़ अंदर आ रही है, विस्लिंग हो रही है। ऐसे बहुत तरह की साउंड्स जो पेशेंट को है नहीं तो भी फील हो रही है, साउंड है फील हो रही है, नथिंग। टिनिटस तब है जब वो एक्चुअली किसी और को सुनाई नहीं दे रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे को है, और वो अंदर के अंदर कान में उसको फील होता है। बहुत अच्छी मेडिसिन हैं इसमें, लेकेसिस, ट्रिलियम, यूस्टिलेगो, ग्लोनाइन। वीकनेस, वीकनेस सिंपल कमजोरी। तो आपने देखा कि इन सब में जो कॉमनेस्ट मेडिसिन हैं वो सीपिया, लेकेसिस, कल्केरिया कार्ब, ये दवाइयाँ बहुत आ रही है। वीकनेस में भी यही है। पल्सटिला कम आई है। पल्पिटेशन में भी लेकेसिस और सीपिया है। हेयर फॉल में सीपिया है। तो सीपिया इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर मेनोपॉजल सफरिंग ऑफ फीमेल्स। ऑफ कोर्स हमें केवल सीपिया पे नहीं रहना है, हमने उसकी डिटेल्ड केस टेकिंग करनी है। जो जो मैंने आपको बताया उन सारे सिम्टम्स पे ध्यान देना है। और इन रूब्रिक्स को अगर आप 8-10 बार पढ़ लेते हो और समझ भी लेते हो कि आखिर कौन सा वर्ड का वर्ड मीनिंग क्या है, और वो वर्ड मीनिंग केवल हिंदी में नहीं देखना है, उसको इंग्लिश में भी देखना है और उसकी डेप्थ में जाना है कि आखिर ये वर्ड क्या है, इसका सेंस क्या है, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे और इन रूब्रिक्स के आप पहचान में आ जाओगे, संपर्क में आ जाओगे। आप कभी भी इन रूब्रिक्स को अगर आपके पेशेंट में है तो मिस नहीं करोगे, अगर आपने इनको अच्छे से जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया तो। डॉक्टर गुणवंत सिंह जी बोलिए। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा सर, सीखने को बहुत कुछ मिला, नया काफी सीखा। इसको अप्लाई करेंगे मेनोपॉज का। तो सर आज जो सीखा है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको तो ये पेशेंट फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये पेशेंट खूब आते हैं। यूज करेंगे। देखो मैंने आपसे कहा ना कि आप केवल मेनोपॉज नहीं, इन्फेंट्स को भी लेना, ओल्ड एज को भी लेना, मेनोपॉज को भी लेना, मजा आएगा। मतलब क्या बात है, इतने बढ़िया काम करते हैं ये। स्कूल गर्ल्स को भी लेना। ये जो लाइफ सिचुएशन, इतना सिंपल रूब्रिक है। मतलब देखो मेरी जो क्लासेज है ना, इनका जो मैंने जो मेन एम रखा हुआ है ना, वो एम बड़ा क्लियर है। हम सभी की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हो जाएं जो अच्छा कमा रहे हों, अच्छा इलाज कर रहे हों, उनके लाइफस्टाइल अच्छी हो जाए और सिंपल से जाएंगे। आप हैरान होंगे, मैं ऐसी चीज़ें आपको बता सकता हूं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल ऊपर से निकलेंगी माइंड के, लेकिन ऐसा करके हम आपकी प्रैक्टिस को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे? आप तो डिमोरलाइज हो जाएंगे। आप नहीं होंगे, कोई और हो जाएगा, अनन्या हो जाएगी, अंतिमा हो जाएगी। पर हमने तो इनको मोटिवेटेड करना है ना, हमने इनके अंदर एनर्जी भरनी है कि आप कर सकते हो। यस यू कैन, आप कर सकते हो। तो रिपर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बार बार सबको यही कहना है, रिपर्टरी के मास्टर बन जाओ, रिपर्टरी के साथ दोस्ती कर लो। केवल सुपरफिशियल नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, डीप में जाना पड़ेगा, उसकी मास्टरी करनी पड़ेगी। मास्टरिंग, कोई भी सब्जेक्ट की मास्टरी करते हो आप, एमएससी करते हो कोई सब्जेक्ट में, जो होता है वो आपको रिपर्टरी में करना है। और फिर देखो चीजें खुद सामने आ जाएगी निकल के। ठीक है ना? तो इतना सिंपल है। तो मैं सिंपल चीजों को पहले ले रहा हूं, फिर मैं कॉम्प्लिकेटेड और जो बड़े वाले जो है ना कैंसर वेंसर, उनको उठाने के लिए बता दूंगा आपको। लेकिन आसान चीजें तो करो पहले।
आपके Yes, sir. आप सब में से किसी के पास भी कुछ भी खास हो, आप भी बता सकते हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं, आपका भी इसमें स्वागत है। कुछ मेरा अकेले का या मैं वो नहीं करके चला, मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज बढ़े, मुझे भी सीखने को मिले। अगर आपके पास है तो आप भी लेके आओ। जी सर। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं मेनोपॉज से रिलेटेड? पूछो ना। जैसे आपने जो बताया था कि जनरल जो टर्म होता है, टेक्निकली हम कहते हैं कि जब मेनोपॉज 1 साल के लिए स्टॉप, मतलब मेंसेस जब स्टॉप हो जाते हैं तो वो मेनोपॉज होता है। लेकिन जब होम्योपैथी में हम उससे पहले और उसके बाद इन बिटवीन जो भी पीरियड होता है उसमें चाहे मेंसेस रुके हो या ज्यादा आ रहे हो कम आ रहे हो, वो मेनोपॉज हम लेते हैं कि भाई कम है मेनोपॉज के दौरान ब्लीडिंग, या ज्यादा है या स्टॉप है, तो वो पीरियड होम्योपैथिकली मेनोपॉज कहलाएगा। ठीक है, मैं सही समझ रही हूँ ना सर? हाँ ये सही है, ऐसा ही है ना। तो वो देखो टेक्निकली कई चीज़ें अलग होती है, और वो मतलब ठीक है। टेक्निकली मेनोपॉज मैंने आपको बता दिया था क्लास में, और हमारे यहाँ मेनोपॉज से मतलब बिफोर एंड आफ्टर दोनों आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो ठीक है, तो आज थोड़ा जल्दी। सर एक फाइनल सवाल ये मैं करना चाहता हूँ सर कि सर ये प्रूविंग में कैसे लिया होगा? मेनोपॉज के सिम्टम प्रूविंग में किस तरह से आए होंगे? मतलब ये बहुत अच्छा, रियली मज़ा आ गया। ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। देखो हमारा जो मटेरिया मेडिका है ना, उसके सोर्सेज के रूप में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लिनिकल मटेरिया मेडिका। ठीक है, तो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो बिना प्रूविंग हुए क्लिनिकल के बेस पे बहुत ही अच्छा काम करती हैं। जैसे ब्रेनिया का जो एग्रावेशन फ्रॉम मोशन है ना, ये क्लिनिकल है। प्लूरसी ब्रेनिया की क्लिनिकल है। ठीक है, तो मास्टर्स ने जिन्होंने शुरू में बहुत डीपली जो काम किया था, जो बहुत सिंसियर वर्क करते थे, जो पूरा डिटेल्ड डेटा मेंटेन करते थे, उन लोगों की मेहरबानी है ये कि उन्होंने उन लोगों पे वो पेशेंट्स को वो दवाइयाँ दी, और उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके मटेरिया मेडिका में इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये क्लिनिकल है। दूसरा सोर्स ये होता है कि प्रूविंग के दौरान ये तो बायोलॉजिकल लाइफ एजिंग है ना, कि कभी कुछ तो ये जो एजिंग जब इस उम्र के लोगों में प्रूविंग की होगी, उनको ये सिम्टम ज़्यादा आए थे। समझ रहे हो कि जैसे मान लो उस एज के लोगों में जब प्रूविंग की ना, तो सिम्टम्स ज़्यादा आए, और ये सिम्टम्स ना पहले आए ना बाद। हाँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये ऐसा कैसे हो गया, तो जब ये उनके क्वेश्चन आया तब उन्होंने उसको क्लिनिकली भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया है, और ये कंफ्यूजन क्रिएट करना बहुत संभव है कि ये ऐसे कैसे पता चल गया। ठीक है ना, तो हमारे जो बहुत पहले के डॉक्टर्स थे, हेरिंग टाइप के लोग, या जिनके मटेरिया मेडिका प्रूविंग पे बेस्ड है, उन्होंने हार्ड वर्क किया था, डिटेल्ड वर्क किया था। वो लोग एक एक पेशेंट के ऊपर घंटों लगा करके काम करते थे, फाइंडिंग्स को नोट करते थे, और नेक्स्ट टाइम फिर उसके फाइंडिंग्स वो नोट करते थे। बहुत बढ़िया काम उन लोगों ने किया हुआ है, तब जाकर के ये चीज़ें बनती है। हमारे पास टाइम नहीं है, हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वो समझ भी नहीं है कि हम क्या नोट करें और क्या छोड़ देंगे। इसीलिए आपने कोई फिलोसफर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने लिखा है कि हर होम्योपैथ डॉक्टर को एट लीस्ट 1 ड्रग जरूर प्रूव करनी चाहिए खुद पे। तो ऐसा हमने तो एक भी ड्रग नहीं करी प्रूव, मैंने तो नहीं करी, मैं तो झूठ नहीं कहूँगा। जब मैंने ड्रग प्रूव नहीं करी तो मैंने इतने बड़े लिटरेचर के अंदर अपना योगदान क्या डाला है? कुछ भी तो नहीं ना। योगदान डालना भी चाहिए, और सिर्फ योगदान डालने से क्या हो जाएगा कि हम लोगों के अंदर वो परसेप्शन आ जाएगी, वो समझ भी आ जाएगी, अच्छा ऐसे प्रूविंग होती है। और इस तरह से फाइनली सिम्टम्स को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, पेशेंट में भी और अपना प्रूविंग जिन पे कर रहे हैं उनमें भी। तो हमारी परसेप्शन को चेंज करने के लिए, उसमें शार्पनेस लाने के लिए, और हमारे जो लिटरेचर है उसको एनरिच करने के लिए हर होम्योपैथ डॉक्टर को प्रूविंग जरूर करनी चाहिए, ऐसा जरूरी है।
तो आपका आंसर आ गया होगा कि उनको कैसे पता चला होगा। हाँ। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, सबका धन्यवाद। क्लास को अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं। ओके, सी यू।